डाउन करते जाना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखें ट्रस्ट, सिर्फ ट्रस्ट लिखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। अब हमारे पास ट्रस्ट के अंदर क्या कहते हैं जी, नर्स क्लाइंट का रिलेशनशिप जो होता है उसको जो रिक्वायर होता है एलिमेंट वो होता है ट्रस्ट का, ठीक है। ट्रस्ट क्या होता है, जब एक नर्स जो है वो क्लाइंट के साथ बात करती है और वो बात जो होती है वो ऑथेंटिक होती है, ठीक है, उसकी केयरिंग करती है, उसमें इंटरेस्ट शामिल होता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग शामिल होती है, ठीक है, ऑनेस्टी शामिल होती है। जब ये सारी चीजें शामिल होती है ना, तो फिर हमारे पास जो है वो ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ये सारी चीजें शामिल नहीं है तो फिर ट्रस्ट जो है वो बिल्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रस्ट की सबसे पहला एलिमेंट्स आ जाता है। जब भी आपने थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो उसके लिए आपके पास जो एलिमेंट इंपॉर्टेंट है वो है ट्रस्ट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ये चीज है कंग्रुएंसी। कंग्रुएंसी क्या होता है, कंग्रुएंसी होता है कि जब वर्ड्स और एक्शंस जो है वो मैच कर रहे हो, यानी अगर एक नर्स ने कहा कि भाई मैं जा रही हूँ लेकिन मैं 2 घंटे तक वापस आ जाती हूँ, ठीक है, या मैं ये यहाँ कहते हैं कि भाई मैं 2 बजे तक वापस आ जाऊंगी, तो अगर तो नर्स जो है वो 2 बजे तक वापस आ जाती है, ठीक है, तो मतलब कि उसकी जो लैंग्वेज है, जो उसकी बात है, उसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी पाई जा रही है, ठीक है। लेकिन तो अगर वो वापस नहीं आती तो मतलब कि उसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी पाई नहीं जा रही, ठीक है। तो जो ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, ट्रस्ट का जो एलिमेंट है उसके अंदर सबसे पहला जो फैक्टर आ जाता है वो आता है कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी को आपने अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे ट्रस्ट के अंदर जो सेकंड चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस ये जो है ना इसकी बाकी एग्जांपल है, चाहे आप करें या ना करें इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जो चीज आपने हाईलाइट करनी है वो अपने ट्रस्ट का एलिमेंट, ठीक है, इसको हाईलाइट करना है और इसके साथ जो है वो आपने ये कॉन्ग्रुएंसी का जो है ना ये हाईलाइट कर लेना है, ठीक है, ये पॉइंट एक हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद जी आपके पास ये ट्रस्टिंग बिहेवियर्स हैं कुछ यहाँ पे मेंशन के 5.1 बॉक्स है, इसके अंदर उन्होंने कुछ ट्रस्टिंग बिहेवियर दिया हुआ है कि किस तरह से आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक क्लाइंट है तो उसका बिल्ड ट्रस्ट है वो किस तरह से आप बिल्ड कर सकते हैं। इसमें देखिए आपके पास सबसे पहले है केयरिंग, यानी आप केयरिंग करें, ओपननेस है, ऑब्जेक्टिविटी है, रिस्पेक्ट है, इंटरेस्ट है, आप क्लाइंट के मामलों में इंटरेस्ट लें, उसके जो हेल्थ का इशू है उसके अंदर जो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, कंसिस्टेंसी है, आपने क्लाइंट को एज अ ह्यूमन बीइंग लेना है, उसको ट्रीट करना है, सजेस्ट करना है, अप्रोचेबिलिटी है, किसी तरह से उसको अप्रोच करना है, लिसन करना है अच्छे से, ऑनेस्टी जो है वो आपने जरूर रखनी है अपने अपने डीलिंग्स के अंदर। तो इस तरह से जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो ये ट्रस्ट का एलिमेंट जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। ये तो ट्रस्टिंग बिहेवियर सारे उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। हमारे पास एक कंपोनेंट कंप्लीट हुआ है जो कि हमारे पास है ट्रस्ट, आपने ट्रस्ट को यहाँ पे लिखा था। अब नेक्स्ट आप ऊपर लिखें जेन्युइन इंटरेस्ट, ठीक है, जेन्युइन इंटरेस्ट, ये इस तरह से जो है ना वो आप ऊपर करके मेंशन कर लें जेन्युइन इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। जेन्युइन इंटरेस्ट क्या हमारे पास है, जेन्युइन इंटरेस्ट का मतलब ये है, जेन्युइन इंटरेस्ट होता है कि जब एक नर्स जो है वो कंफर्टेबल है, मतलब जो वो कर रही है उसके साथ कंफर्टेबल है, वो अपनी लिमिटेशंस को जानती है, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानती है, ठीक है, और वो पर्सन को जो है वो अच्छे से परसीव कर रही है, ठीक है। और क्लाइंट जो है वो भी, उसको भी पता है कि भाई नर्स जो है वो मेरी सारी चीजों को जानते हुए मेरी केयर कर रही है, मतलब कि वो जेन्युइन इंटरेस्ट ले रही है उसके अंदर, ठीक है। तो ये जेन्युइन इंटरेस्ट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे पास किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है जी, हमारे पास जो है ये थेराप्यूटिक रिलेशनशिप को जो है वो बिल्ड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे आपने ट्रस्ट लिखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो अपने अपने पास जो है वो लिख लेना है कि जेन्युइन इंटरेस्ट, ठीक है। जेन्युइन इंटरेस्ट का कोई लंबा चौड़ा आपने नहीं पढ़ना, बस आपने ये पढ़ना है कि भाई नर्स जो है वो क्लाइंट के अंदर इंटरेस्ट ले, उसके सारे मामला को जो है वो डिस्कस करे अच्छे से, ठीक है। तो वो और प्रॉपर तरीके से वो क्लाइंट को जो है वो एक अपॉर्चुनिटी दे के वो अपने आप को डिस्क्लोज कर सके। सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है कि पर्सन जो है वो अपने बारे में चीजों को अच्छे से बता सके, इसे कहते हैं सेल्फ डिस्क्लोजर, ठीक है। इसकी टर्म अंडरलाइन कर लें। अच्छा, उसके बाद ये आपने नहीं करना। थर्ड वाला आपके पास रहता है एम्पैथी, ठीक है। अब आपकी बुक के अंदर ना दो थोड़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में इन्होंने मेंशन किया है, एम्पैथी और सिंपैथी के दरमियान डिफरेंस होता है, ठीक है। आपके बुक के अंदर एम्पैथी भी मेंशन किया है, सिंपैथी भी मेंशन है, लेकिन एम्पैथी और सिंपैथी के दरमियान जो डिफरेंस है वो अच्छे से मेंशन नहीं है। तो मैं आपको एक साइड दिखाती हूँ, ठीक है। आपने यहाँ से पहले देखना है, पहले आपने ये चीज जो है ना अपने पास नोट करनी है, एम्पैथी और सिंपैथी का डिफरेंस, ठीक है। ये देखिए सिंपैथी क्या होता है, टू एक्नॉलेज दैट समवन इज डिस्ट्रेस्ड, मतलब कि ठीक है आप एक्नॉलेज कर रहे हो उस चीज को कि भाई मैं इस चीज को मानता हूँ या मुझे अफसोस है कि तुम परेशान हो, ठीक है, ये है सिंपैथी करना। इम्पैथी होता है कि जिस तरह से अगला परेशान है ना उस तरह से परेशान हो जाना, ठीक है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, सिंपैथी क्या होता है कि आप किसी की दुख को, किसी के गम को जो है वो एक्नॉलेज कर रहे हो, ठीक है।
आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, वो कह रही है कि भैया आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है कि तुम्हारा लॉस हो गया, लेकिन जितना वो परेशान है उतना वो परेशान नहीं है, ठीक है, ये सिंपैथी है। और एम्पैथी क्या होता है कि आप किसी के लिए इतनी ज्यादा फीलिंग्स रखो कि जिस तरह से वो परेशान है आप उस तरह से ही परेशान हो जाओ, ठीक है, ये हमारे पास एम्पैथी में आ जाता है। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर उन्होंने सिंपैथी और एम्पैथी को इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया ना, मतलब बताया कि एम्पैथी क्या है। अब आप इसको देखेंगे तो शायद आपको कुछ समझ आए कि एम्पैथी इज द एबिलिटी ऑफ द नर्स टू परसीव द मीनिंग्स एंड फीलिंग्स ऑफ द क्लाइंट, ठीक है, एंड टू कम्युनिकेट दैट अंडरस्टैंडिंग टू द क्लाइंट। कि एम्पैथी क्या है कि नर्स ने परसीव करना है मीनिंग को भी और फीलिंग्स को भी, दोनों चीजों को जो है वो परसीव करना है, वो हमारे पास वर्ड आ जाता है एम्पैथी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पे आता है सिंपैथी। सिंपैथी क्या था, इन्होंने कुछ टेक्निक्स दी हैं, ये भी हम डिस्कस करते हैं। सिंपैथी का हम देख लें यहाँ से कि सिंपैथी का वर्ड जो होता है वो हमारे पास क्या होता है। ये सिंपैथी क्या है, फीलिंग्स ऑफ कंसर्न और कंपैशन फॉर वन शोज फॉर अनदर, यानी जो आप शो करते हो कि भाई हाँ मुझे भी अफसोस हुआ, मुझे भी दुख हुआ कि तुम्हारा ये लॉस हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपैथी की एग्जांपल आ जाती है। एम्पैथी और सिंपैथी क्या है, यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है, देखिए सिंपैथी के ऊपर उन्होंने लिखा है आई फील सो सॉरी फॉर यू, यानी मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा अफसोस है, ठीक है। और एम्पैथी का क्या है जी, आई सी यू आर सैड हाउ कैन आई हेल्प, मतलब कि वो बताता है कि भाई तुम परेशान हो, मुझे बताओ मैं कैसे तुम्हारी मदद करूँ, यानी वो भी एक्चुअल में परेशान हो जाता है, ठीक है। तो ये हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एम्पैथी आ जाता है। तो एम्पैथी और सिंपैथी के दरमियान होप सो आपको डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा समझ लग गया होगा। अब यहाँ पे आपने एक और चीज अंडरलाइन करनी है, ये तो सिंपल वो है, यहाँ पे आपने कुछ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताई हैं, ये आपने अंडरलाइन करनी है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स सच एज रिफ्लेक्शन है, रीस्टेटमेंट है, क्लैरिफिकेशन है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है सोचना, ठीक है, यानी जैसे हम यहाँ पे देखें, उन्होंने एग्जांपल दिया है, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताती हूँ। आई एम सो कंफ्यूज्ड, माय सन जस्ट विजिटेड एंड वांट्स टू नो वेयर द सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की इज। वो कहते हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मेरे सन, मेरा जो बेटा था वो भी आया और वो ये जानना चाहता था कि भाई सेफ्टी जो डिपॉजिट बॉक्स है हमारे घर का, उसकी कीज किधर है, ठीक है। तो अब वो क्या कर रही है, सोच रही है ना, मतलब बेसिकली रिफ्लेक्शन है इसके अंदर, रिफ्लेक्शन का एलिमेंट जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। तो नर्स ने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, यू आर कंफ्यूज बिकॉज योर सन आस्क्ड फॉर द सेफ्टी डिपॉजिट की, मतलब उसने क्या करना है, सोचना है कि भाई क्लाइंट जो है, मेरा जो पेशेंट है वो क्यों परेशान हो रहा है, इस वजह से कि उसका जो बेटा है वो सेफ्टी डिपॉजिट की के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे ना और उससे पूछेंगे, रिफ्लेक्शन वाला आंसर जब उससे पूछेंगे, तो क्लाइंट जो होता है ना वो थोड़ा सा सेटिस्फाई होता है कि हाँ नर्स को पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ या मैं किस बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। तो वो थोड़ा सा उसको ना हम कहते हैं कि हौसला मिलता है, थोड़ी सी तसल्ली मिलती है कि भाई अगले बंदे को मेरी कंडीशन पता चल गई है, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए जरूरी होता है रिफ्लेक्शन की टेक्निक, ये होती है रिफ्लेक्शन की टेक्निक। अगला जो सोच रहा है आप वो सोचें, ठीक है, उसको जहन में लाएं और उसके बारे में उसको बताएं, ठीक है। एक हमारे पास होती है रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट क्या होता है कि जो क्लाइंट बोल रहा है ना, आपने उसको ही दोबारा रिपीट कर देना, ठीक है। अब देखिए, अगर अक्सर आपने देखा होगा कि आप वार्ड्स वगैरह में जाएंगे ना, तो वहां पे क्या होता है कि अगर एक पेशेंट है ना, वो कह रहा है भाई मुझे फीवर है, तो मुझे ये है, तो इस तरह से वो बता रहा है, आप उसे दोबारा कहेंगे ना अंकल आपको फीवर हो गया है, आपको ये हो गया है, तो उसको लगेगा कि हाँ इसको मेरी बात जो है ना वो समझ में आ गई है, ठीक है। रीस्टेटमेंट क्या होता है, जो क्लाइंट ने बात बोली है आपने दोबारा से वही बात बोलनी है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा वो मिलता है कि इसको मेरी बात जो है ना वो सही समझ में आ गई है कि मुझे ये चीजें जो है वो अभी मेरे पास हैं, या मुझे, मैं इन चीजों का जो है वो शिकार हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है रीस्टेटमेंट की टेक्निक, ये भी हमारे पास थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की एक टेक्निक होती है। एक हमारे पास क्लैरिफिकेशन होती है। क्लैरिफिकेशन में हम ये करते हैं कि क्लियर करते हैं, अगले से पूछ लेते हैं कि भाई आप वाकई ये बात कर रहे हैं, आपको ये मसला है, इस तरह से करके हम उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो ये तीन चीजें इस तरह से हैं जो कि हमारे पास थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक्स में आ जाती हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर में हमने जो है वो डिटेल से डिस्कस करना है, अभी इसके अंदर आया हुआ है तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, आपने इसको भी अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है जी आ जाता है, आपके पास आएगा इम्पैथी सिंपैथी, हो गया हमारे पास। आप लोग अपने पास लिख रहे हैं ना इसके एलिमेंट्स, मैंने लास्ट में सुनने हैं आप लोगों से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है जी एक्सेप्टेंस टू द क्लाइंट, यानी एक्सेप्टेंस टू द क्लाइंट क्या होता है। एक्सेप्टेंस टू द क्लाइंट ये होता है कि क्लाइंट का जिस तरह का भी बिहेवियर है, ये जिस तरह का भी उसका एक्शन है, आप उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। उसके बैड बिहेवियर के बावजूद जो है आप उसको एक्सेप्ट करते हो, वो हमारे पास होता है एक्सेप्टेंस का लेवल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है कि नर्स हु डज नॉट बिकम अपसेट, यानी वो ना तो गुस्सा होती है, ना परेशान होती है, ना ही वो एंगर, ठीक है। और एक्टिंग आउट कन्वेज एक्सेप्टेंस टू द क्लाइंट, यानी बेसिकली वही नर्स होती है जो कि एक्सेप्टेंस शो करती है क्लाइंट के पास कि उसने क्लाइंट को जो है वो एक्सेप्ट किया है, चाहे वो जितना मर्जी
ही उसके साथ बोलता है या जो भी करता है, ठीक है, वो तमीज के साथ पेश आती है, उसके साथ जो है वो अच्छे से पेश आती है, तो वो हमारे पास कह लें कि आपने उसने जो है एक्सेप्टेंस का लेवल जो है वो मेंटेन रखा है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास आती है कुछ एग्जांपल्स हैं। आप लोगों ने ये जो एग्जांपल्स लिखी हुई है ना, इसको इस तरह से नहीं समझना, ठीक है, क्योंकि जो यूएचएस में एमसीक्यू आता है ना, अक्सर इस तरह से आता है कि जैसे अगर मेरे पास ये है ना कि कोई से भी एक एग्जांपल है, ठीक है, ये जो बातें हमारे पास यहाँ पे हो रही हैं, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि एग्जांपल है, मुझे याद आ रहा है कि ये एग्जांपल आई थी, इस वजह से मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगी कि एक क्लाइंट है जी, उसने आम रखा है एक नर्स की वेस्ट के ऊपर, ठीक है, तो अब नर्स ने जो है वो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या देना है और इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या देना है, ठीक है। तो हमारे पास जो यूएचएस के अंदर जो स्टेटमेंट आई थी ना, वो ये थी कि आपने अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो कि नर्स देगी वो क्या होगा, ठीक है, और प्रॉपर इस तरह की हमें 4 स्टेटमेंट्स जो है ना वो लिखी हुई थी। अब इसमें जो है वो अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट जो है वो ये होगी कि भाई आप जो है वो यहाँ पर हाथ ना रखें, ठीक है, हम इस तरह के रिलेशनशिप में है कि हम एक क्लाइंट और पेशेंट का रिलेशनशिप है, ठीक है, ये कोई गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, आप इस तरह से उसको क्लियर कट बात बताएं। और इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होगा कि भाई तुम इधर ही मुझे छोड़ो, ठीक है, आपने इस तरह से क्यों किया, मैं जा रही हूँ और मैं जो अब मैंने सारा दिन आपका ट्रीटमेंट नहीं करना, बस सारा काम छोड़ छाड़ के आप चले गए, तो ये आपके पास जो है वो इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स में आ जाएगा, ठीक है। यानी आपने पेशेंस का जो है वो थोड़ा सा पेशेंस शो करना है और उसको जो है वो बताना है कि ये काम नहीं है ठीक, आप जो है वो इस तरह से करें, हम इस तरह से कर रहे हैं, हमने इस तरह से जो है वो नेक्स्ट मूव करना है, ठीक है। तो इस तरह से लीव कर जाना या पेशेंट को थ्रेटन करना, तो ये सारा कुछ हमारे पास जो है वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर में आता है, ठीक है, क्योंकि वो है तो एट द एंड पेशेंट ही ना, आपका पेशेंट है, आपको चाहिए कि आप उसके साथ जो है वो अच्छे से पेश आए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमारी ईगो के साथ जो है वो बेसिकली ईगो के तो बहुत अगेंस्ट जाती हैं, लेकिन ये है कि हमारा जो कह लें कि एक रिलेशनशिप है, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, वो हमें यही कहता है कि आपने इस तरह से जो है वो बिहेवियर शो करना है, ठीक है जी। तो आपने ये जो क्लाइंट की बातें और जो नर्स की बातें हैं वो आपने ऐसे नहीं छोड़नी, मैं दोबारा बता रही हूँ, जितनी भी बातें लिखी हैं आपने उनको दोबारा सारे सबको जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है, पूरे चैप्टर के अंदर जितनी भी डिस्कशन आएगी आपने उन सबको पढ़ना है एक दफा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव रिगार्ड आ जाता है जी। एक हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा था, आपने जुबानी याद करना है, ट्रस्ट, ठीक है, सबसे पहला जो कंपोनेंट था थेराप्यूटिक रिलेशनशिप का हमने पढ़ा ट्रस्ट, देन हमने पढ़ा जेन्युइन इंटरेस्ट, ठीक है, देन हमने पढ़ा एम्पैथी, ठीक है, थर्ड नंबर पे हमने क्या पढ़ा था, एम्पैथी को पढ़ा था, और फोर्थ नंबर पे हमने जो है वो एक्सेप्टेंस को पढ़ा, ठीक है जी। एक्सेप्टेंस को पढ़ लिया, अब हमारे पास फिफ्थ वन आता है पॉजिटिव रिगार्ड। पढ़ क्या रहे हैं हम, कंपोनेंट्स ऑफ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। अच्छा जी, पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब ये होता है कि जैसे हमने पहले कहा कि एक नर्स है वो एक क्लाइंट को अप्रिशिएट करती है कि भाई आप जो है आपके अंदर कुछ इस तरह से कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, ठीक है, आपकी ये चीज जो है वो बहुत अच्छी है, अप्रिशिएशन करती है बेसिकली, चाहे वो जिस मर्जी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है, जैसे का भी उसका बिहेवियर है, जिस तरह का भी उसका लाइफ स्टाइल है, ठीक है, रेस उसकी जोन से मर्जी है, कलर जिस तरह का मर्जी है, ठीक है, तो वो जो उसका अनकंडीशनल नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव रिगार्ड, यानी आप किसी का रिगार्ड करते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ हर हर या हिज कलर रेस, ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव रिगार्ड। तो पॉजिटिव रिगार्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है फॉर क्रिएटिंग थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, ठीक है जी। आपको उन्होंने सारा यही बताया कि आप आपको बुलाता है क्लाइंट, आप उसकी बात सुनते हो, ठीक है, आई कांटेक्ट मेंटेन रखते हो, जो है वो रिलैक्स रहता है क्लाइंट, ये सारा कुछ जो है वो न्यूट्रल एटीट्यूड है, ये सारा कुछ आपने जो है वो जस्ट एक दफा रीड करने वाली बातें हैं, ठीक है, तो ये आपने रीड करनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ, ठीक है, सिक्स वन वाला जो हमारे पास कंपोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ, इसमें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन आती है सेल्फ अवेयरनेस की, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि आपको अपनी वैल्यूज का, अपने बिलीव्स का, अपनी थॉट्स का, फीलिंग्स का, एटीट्यूड्स का पता हो, ठीक है, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, बेसिकली अपने बारे में आप अवेयर हो, ठीक है, यानी आपको अपने बारे में सारा नॉलेज है, तो इसको हम कहते हैं हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस आ जाता है, ठीक है। और आपकी जो क्वालिटीज हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो आपकी लिमिटेशंस हैं, वो दूसरों को किस तरह से इफेक्ट करेंगे ये भी आपको पता हो, ये सारी चीजों कहते हैं हम सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास सेकंड डेफिनेशन आती है वैल्यू की। वैल्यू क्या होता है जी, वैल्यू हमारे पास क्या है, वैल्यूज आर एब्स्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स दैट गिव अ पर्सन अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी जो आपको
जीने का सलीका सिखाते हैं, जो आपको बताते हैं कि ये चीज गलत है, ये चीज ठीक है, इसको हम कहते हैं वैल्यू। ठीक है, वैल्यू क्या है हमारे पास? एक एब्स्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स है जो कि हम एक पर्सन को जो है जिस सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू की डेफिनेशन आ जाती है। अब हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूएचएस का, वो क्या है? वैल्यू क्लैरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, एंड राइट डाउन इट्स स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू क्लैरिफिकेशन प्रोसेस है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, चूजिंग, प्राइसिंग और एक्टिंग। ठीक है, अच्छा, इसको आपने अंडरलाइन करना है, ये सारा पैराग्राफ जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। इसको आप सीपीए से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चूजिंग, प्राइसिंग एंड एक्टिंग, ये हमारे पास 3 इसके जो है वो स्टेप्स हैं। चूजिंग क्या होता है जी? चूजिंग का मतलब ये है कि एक पर्सन ने जो है वो पॉसिबिलिटीज को देखते हुए फ्रीली चूज किया है जो उसके लिए सही था। ठीक है, वो हमारे पास क्या है जी? एक पर्सन को लगता है कि ये उसके लिए सही है, वो उसने चूज कर लिया। ठीक है, प्राइसिंग क्या होता है? प्राइसिंग होता है कि जब एक पर्सन जो है उसने जो चीज चूज की थी, ठीक है, वो उस चीज को जो उसका उसको फायदा होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो उसके साथ अटैच हो जाता है फिर पब्लिकली। वो मतलब वो शो करता है कि भाई मैं, मुझे ये चीज जो है सूट करती है, मैं इस चीज के साथ हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर बात बताऊँ ना, सिंपल सी एग्जांपल दूँ, जैसे एक पर्सन है वो कहता है कि भाई मेरी वैल्यूज में आता है कि मैंने ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, चूजिंग का मतलब क्या है? उसने एक क्वालिटी चूज कर ली है, ऑनेस्टी की। ठीक है, प्राइसिंग का मतलब ये है कि वो पूरी पब्लिकली जो है वो अनाउंसमेंट करता है कि मुझे ऑनेस्टी का फायदा होता है, भाई मैंने ऑनेस्टी को चूज किया हुआ है, मुझे ये वैल्यू बहुत सूट करती है, मुझे इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो वो पब्लिकली अनाउंसमेंट करता है कि मैं इसके साथ अटैच हूँ, भाई मैं ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, मैं ऑनेस्टी शो करूंगा, कुछ भी, ये सारा कुछ प्राइसिंग में आ जाता है। ठीक है, और एक्टिंग में आता है कि व्हेन द पर्सन पुट द वैल्यू इनटू एक्शन, जब वो पर्सन वाकई में ऑनेस्ट हो जाता है और उसको अपने एक्शंस में ले आता है, उसको हम कहते हैं एक्टिंग। ठीक है, आपको सिंपल सी एग्जांपल दिया, चूजिंग की, प्राइसिंग की और एक्टिंग की। ठीक है, चूज करना है, उसके साथ जो उसको पब्लिकली एक्नॉलेज करना है कि भाई हाँ ये चीज ठीक है। ठीक है, प्राइसिंग और बाद में एक्टिंग, यानी उसके ऊपर वाकई एक्ट अपॉन भी करना है, उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी लेके आना है। ये नहीं कि सिर्फ कहता है कि भाई ऑनेस्ट रहना चाहिए, ऑनेस्टी के ये फायदे हैं और खुद कुछ नहीं करता। ठीक है, ये नहीं कि ये वैल्यू क्लैरिफिकेशन प्रोसेस में 3 स्टेप्स हैं, चूज भी करना है, उसको एक्नॉलेज भी करना है, प्राइसिंग भी करनी है उसकी, और एक्टिंग भी करनी है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू क्लैरिफिकेशन प्रोसेस आ जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से जो है वो करना है। ठीक है, इस पैराग्राफ में हमने सेल्फ अवेयरनेस की डेफिनेशन की, वैल्यू क्या होता है, वैल्यू क्लैरिफिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बिलीव की डेफिनेशन भी आती है। ठीक है, बिलीव हमारे पास बेसिकली इस तरह के आइडियाज होते हैं जिनको हम ट्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं भाई हर जितने भी बूढ़े लोग हैं ना, उनको सुनाई नहीं देता, उनको बहुत मुश्किल से सुनाई देता है, या उनको मसला होता है सुनने में। ये हमारा एक बिलीफ है। ठीक है, हम कहते हैं भाई सूरज चमक रहा है तो डेफिनेटली डे जो है वो फाइन होगा। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि बादल निकले हुए हैं तो डेफिनेटली डे जो है वो थोड़ा सा हार्श होगा, जो हमारे लिए मसला होगा बाहर जाने में। ये हमारे छोटे छोटे बिलीव्स हैं। ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं जी, होल्ड्स टू बी ट्रू, जो जिनको हम सही समझते हैं, जिनको हम दुरुस्त समझते हैं, और वो हमारी लाइफ का जो है वो एक पार्ट होते हैं। ठीक है अच्छा, उसके बाद आपने जो चीज करनी है, बिलीव कर लिया हमने, ये मैंने एक डेफिनेशन डायग्राम शो किया है वैल्यू क्लैरिफिकेशन प्रोसेस की, जिसमें चूजिंग है, प्राइसिंग है और एक्टिंग है। ठीक है, उसके बाद तीसरी डेफिनेशन आपने इसमें से एटीट्यूड की करनी है। एटीट्यूड क्या होता है हमारे पास? एटीट्यूड हमारे पास जनरल फीलिंग्स है। ठीक है, या आप कह लें कि हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है इस तरह का स्क्वायर, इस तरह का सर्कल, जिसके इर्द गिर्द हम जो है वो लाई कर रहे होते हैं, जिसके अंदर जी पर्सन ऑर्गेनाइज करता है अपना नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, कि दुनिया के बारे में उसको जितना भी नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइज करके उसने रखा हुआ है अपने पास। वैल्यूज होती हैं हमारे पास, ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकती हैं, पेसिमिस्टिक भी हो सकती हैं। ठीक है, एटीट्यूड हमारे पास ये मतलब इस तरह का हो सकता है कि हम कहते हैं किसी का जो है ना वो एटीट्यूड ऑप्टिमिस्टिक है, यानी वो बहुत ज्यादा ना कहते हैं कि बहुत ज्यादा होपफुल होता है, मतलब उसको होप बहुत ज्यादा होती है कि मैं इंशाल्लाह ये ठीक, ये जो चीज है ना ये ठीक कर लूंगा इस तरह से। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक होता है मतलब जो होपलेस होता है, जिसको कोई उम्मीद नहीं होती। तो ये हमारे पास डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं। ठीक है, डिफरेंट पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होता है, डिफरेंट नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड होता है। तो एटीट्यूड क्या है? हमारी जनरल फीलिंग्स हैं, हमारे रेफरेंस है, जिसके अंदर हमने अपनी चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं। ठीक है, इसको आप कह लें कि आपके पास एटीट्यूड में आ जाता है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है आपके अंदर यहाँ पे, अम, यहाँ पे ना एक एथनोसेंट्रिक की टर्म यूज हुई है। ठीक है, उसको भी आपने जो है ना वो टिक करना है, एथनोसेंट्रिक क्या होता है
टाइम देखा, इसके टाइम की वजह से मैंने आज जल्दी, एथनोसेंट्रिक की एक टर्म है, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रही है तो आप उसको अंडरलाइन कर लें। एथनोसेंट्रिक की टर्म ये, एथनोसेंट्रिक क्या होता है कि मतलब एथनोसेंट्रिक का मतलब है बिलीव वन ओन कल्चर अदर्स टू बी सुपीरियर टू अदर। मतलब कि एक पर्सन जो है ना वो ये बिलीव करता है कि जो हमारा कल्चर है ना वो मतलब दूसरे से सुपीरियर है। ठीक है, मतलब हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, दूसरे का तो अच्छा है ही नहीं। तो ये एथनोसेंट्रिसिज्म में थोड़ा सा लाई करता है। इसकी टर्म आपने अंडरलाइन कर ली। ठीक है, ये जस्ट रीड करना है, इसको नहीं आपने इतना मतलब डिटेल से नहीं इसको देखना। ये हमारे पास वैल्यू क्लैरिफिकेशन की कुछ उन्होंने भी दिए हुए हैं, किस तरह से आप एक्नॉलेज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है, थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ना है। अच्छा, थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ क्या है जी, ऊपर हमने पढ़ा था कि सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको अपने बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, अब आप किस तरह से अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी पर्सनैलिटी की चीजें हैं, उसको आप रिलेशनशिप, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कितना को यूज कर सकते हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ, कि आपने क्लाइंट के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करना है, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो आप अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी वैल्यूज को, अपनी कोपिंग स्किल्स को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो कि आप क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर सको। ठीक है, इसे हम कहते हैं थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने जो है वो स्टार्ट थोड़ी सी कर लेनी है। उसके बाद पेप्लो की स्टेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने ये करना है, पेप्लो ने 1952 में ये बताया था थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ के बारे में। ठीक है, ये एमसीक्यू की लाइन है, ये आपने करनी है। और उसके बाद ये क्वाड्रेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने 4 एरियाज करने हैं। आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज जोहारी विंडो। ठीक है, व्हाट इज जोहारी विंडो, तो उसके अंदर आपने ये 4 क्वाड्रेंट्स बनाने हैं। ठीक है, जोहारी विंडो क्या है, इस तरह से 4 क्वाड्रेंट्स आपने बनाने हैं, यहाँ पे आगे मेंशन किए हुए हैं, ये देखिए। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये जोहारी विंडो होती है, ये विंडो टाइप शेप है ना इसकी। जोहारी विंडो का बेसिकली क्या होता है, जोहारी विंडो में ये होता है, मैं आपको अगर थोड़ा सा इसका आइडिया मतलब रफ सा बताऊं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओपन पब्लिक, ब्लाइंड अनअवेयर, यहाँ पे लिखा है हिडन प्राइवेट, और यहाँ पे लिखा है अननोन। ये जो जोहारी विंडो थी ना, ये बेसिकली बनाई गई थी किस वजह से, ताकि एरियाज जो है ना वो इसके अंदर एक ना मतलब पोर्ट्रेट किया गया था कि कितना को पर्सन जो है ना वो खुद को जानता है। ठीक है, ये जो जोहारी विंडो है ना, ये इस वजह से बनाई गई, इस तरह से बनाई गई, जो कि इस चीज को शो करती है कि एक पर्सन अपने बारे में कितना को अवेयर है। अब ये जो सबसे पहले आपके पास ओपन पब्लिक है ना, ओपन पब्लिक में ये था कि एक पर्सन जो है वो खुद को जानता है। ठीक है, और दूसरे भी उसको जानते हैं, ओपन है वो। ठीक है, एक पर्सन जो है वो ओपन पब्लिक का मतलब ये है कि वन नोज अबाउट वन सेल्फ, यानी एक पर्सन जो है वो अपने बारे में खुद भी जानता है और दूसरे भी इसको जानते हैं। ठीक है, ब्लाइंड अनअवेयर, अभी जो दूसरा है ब्लाइंड अनअवेयर, इसमें क्या था कि एक पर्सन जो है ना वो अपनी क्वालिटीज के बारे में अनअवेयर है, लेकिन दूसरे उसको जानते हैं। देखिए ये खुद छुपा हुआ है ना, इसकी आंखें बस अंदर है, बाकी सारा नजर आ रहा है, यानी लोग इसको देख सकते हैं, लोग इसको जानते हैं, लेकिन ये अपनी क्वालिटीज के बारे में खुद नहीं जानता। ठीक है, ये देखिए, इसको पहले वाले को अगर आप देखें ना, ये बाहर है, ये बाहर क्या शो कर रहा है कि लोग भी इसको जानते हैं और ये खुद भी अपने आप को जानता है। ठीक है, अब उसकी आंखें खुली हैं, वो देख सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है भाई, कि इसको जो है ना वो लोग तो देख सकते हैं, लोग इसके बारे में जानते हैं। जो ब्लाइंड अनअवेयर वाले लोग होते हैं उसमें क्या है, लोग इनको जानते हैं लेकिन ये खुद अपनी क्वालिटीज के बारे में नहीं जानते। कुछ लोग होते हैं उनको अपनी क्वालिटीज का इतना आइडिया नहीं होता कि मेरे अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है। ठीक है, ब्लाइंड अनअवेयर। उसके बाद तीसरा आता है हमारे पास हिडन प्राइवेट। अब इसमें किस तरह के लोग आते हैं, मतलब ये देखिए उसने इस तरह एक मास्क अब ऊपर लगाया, यानी लोग तो इसको नहीं जानेंगे लेकिन इसको खुद अपने आप को पता है कि भाई मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं। ठीक है, जो लोगों से छुपा हुआ है लेकिन उसको खुद अपनी क्वालिटीज का बहुत ज्यादा आइडिया है कि मेरे अंदर जो है वो ये चीजें हैं। सेल्फ क्वालिटीज उसको सारी नाउन है। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ अपने तक ही बात रखता है, वो किसी दूसरे को नहीं बताता। ठीक है, वो प्राइवेट है भाई। अब अननाउन, अननाउन ये देखिए, ये इस तरह क्वेश्चन में आ गया, ये इस तरह का बंदा है, एम्पैथी क्वाड्रेंट है। ठीक है, ना तो ये अपने बारे में जानता है कुछ और ना ही लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, ये अननोन पर्सनैलिटी होती है। तो अब हम अगर पढ़ते हैं इसको, आपको होप्स समझ आ गई होगी। ओपन पब्लिक और ये सारा कुछ, ये देखें, ओपन पब्लिक सेल्फ क्वालिटीज, वन नोज अबाउट वन सेल्फ एंड अदर्स आल्सो नो। ठीक है, यानी एक बंदा अपने बारे में खुद भी जानता है और लोग भी इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद क्वाड्रेंट 2 है ब्लाइंड एंड अवेयर।
ब्लाइंड एंड अवेयर में हमने क्या पढ़ा है, सेल्फ क्वालिटी इज नाउन ओनली टू अदर्स, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ओनली टू अदर्स। थर्ड वाला हमने पढ़ा है हिडन प्राइवेट, सेल्फ क्वालिटी इज नाउन ओनली टू वन सेल्फ, ठीक है, ये हिडन प्राइवेट है, इसमें सेल्फ क्वालिटीज जो है वो सिर्फ बंदे को खुद को पता है, दूसरे को नहीं पता। और फोर्थ वन वाला हमारे पास आता है अननाउन, एम्पटी कोऑर्डिनेट है, जिसमें ना आपको पता है अपने बारे में और ना ही भाई दूसरों को पता, ठीक है जी। तो ये इसको हम कहते हैं जोहारी विंडो, इसको आपने अच्छे से करना है और चारों पॉइंट्स को, चारों कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसमें से इंपॉर्टेंट चीज। अब उसके बाद पैटर्न्स ऑफ नोइंग आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। पैटर्न्स ऑफ नोइंग में हमारे पास ना, यहाँ पे आपके पास एक टेबल है नीचे करके, ये पैटर्न्स ऑफ नोइंग कार्पर ने पेश किए थे, ये आपके पास एमसीक्यू है, किसने पैटर्न्स ऑफ नोइंग दिए थे, कार्पर ने दिए थे। अब कार्पर ने जो चार्ट दिए थे पैटर्न्स ऑफ नोइंग, वो कौन कौन से थे। सबसे पहले हमारे पास आता है इंपीरिकल नोइंग। इंपीरिकल नोइंग में हमारे पास क्या चीज आती है भाई, कि ऑब्टेन फ्रॉम द साइंस ऑफ नर्सिंग, इस तरह का नॉलेज जो कि नर्स जानती है, वो नर्सिंग की साइंस से, साइंस ऑफ नर्सिंग से जो है वो नॉलेज आपने ऑब्टेन किया, उसको हम कहते हैं भाई इंपीरिकल नॉलेज है वो। पर्सनल नोइंग होता है जो कि आपकी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से शो होता है, जो कि आपने बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा ड्यूटीज की हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क किया है, उसके बाद आपको पता चला कि भाई ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वो आपके पास नॉलेज जो है वो पर्सनल नोइंग है, ठीक है, वो पर्सनल नोइंग में आता है। एथिकल नोइंग में आता है जो कि मोरल चीजें आपने डिस्कस की हैं, ठीक है, मोरालिटी को आपने बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड किया हुआ है, तो ये हमारे पास एथिकल नोइंग में चीज आ जाती है। और एस्थेटिक नोइंग में कौन सी चीज आती है, एस्थेटिक नोइंग में हमारे पास चीज आती है आर्ट ऑफ नर्सिंग, जो नॉलेज आपके पास साइंस ऑफ नर्सिंग से आता है वो आपके पास इंपीरिकल नोइंग है, और जो नॉलेज आपके पास आर्ट्स की चीजों में से आता है वो आपके पास एस्थेटिक नोइंग है, ठीक है। तो ये जो चार टाइप्स है नोइंग की, ये भी आपने अच्छे से करनी है, इनकी एग्जांपल भी एक दफा आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। कभी कभी इस तरह भी होता है कि वो कह देते हैं कि भाई क्लाइंट फेस शोज द पैनिक, तो ये चीज जो है वो नर्स किस तरह से जानती है, ठीक है। तो ये चीज नर्स जानती है अपने नॉलेज से, पर्सनल नॉलेज से, यानी उसने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब क्लाइंट का फेस पैनिक होना शुरू हो जाता है ना, तो इसका मतलब जरूर कोई गड़बड़ है, ठीक है। तो वो ये नॉलेज उसको आया है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो ये आपके पास जो है वो पर्सनल नॉइंग हो जाता है, ठीक है जी। तो ये चार इसकी टाइप्स है, ये आपने करनी है। और इसके बाद जो है ना, आई डोंट थिंक सो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है। प्री कंसेप्शन की डेफिनेशन देख लीजिएगा। प्री कंसेप्शन क्या होता है कि किस तरह से हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, ये पेप्लो ने जो था वो डिफाइन किया था 1952 में अगेन, ठीक है। पैटर्न्स ऑफ नोइंग में आपने बस ये चार पैटर्न करने हैं, ठीक है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नेम है, आपने वो भी करना है, दोबारा से मैं आपको बताती हूँ, मुनहाल। ये मुनहाल ने बताया था कि एक चीज होती है अननोइंग, ठीक है। मतलब अननोइंग का मतलब क्या है, ये नहीं कि आप किसी के बारे में कुछ नहीं जानते, आपने प्रॉपर बताना है कि अननोइंग क्या है। जैसे कार्पर ने बताया पैटर्न्स ऑफ नोइंग, वैसे ही मुनहाल ने बताया जी अननोइंग। उसने कहा था कि जब भी एक पर्सन जो है ना वो फर्स्ट टाइम एंटर होता है ना, हॉस्पिटल के अंदर आता है, तो जो नर्स जो होती है वो क्लाइंट से अनअवेयर होती है, और क्लाइंट जो होता है वो नर्स से अनअवेयर होता है, ठीक है। दोनों को अपने बारे में, आपस में एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तो ये कंडीशन जो होती है वो अननोइंग की कंडीशन होती है, जब पर्सन फर्स्ट टाइम जो है वो एडमिट होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं अननोइंग, इसको अंडरलाइन कर लें। बस ये हमारे पास खत्म हो गया जी, हमने पढ़ लिए सारे जो थे, जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ अ थेरेपेटिक रिलेशनशिप थे, ठीक है। ये जब ये जो है हमारे पास टॉपिक खत्म हुआ, हमने कितने कंपोनेंट्स पढ़े हैं इस टाइम। सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रस्ट, ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ा, जेन्युइन इंटरेस्ट। थर्ड हमने क्या पढ़ा, एम्पैथी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर हमने एक्सेप्टेंस चौथा पढ़ा। उसके बाद हमने सेल्फ अवेयरनेस और थेरेपेटिक यूज ऑफ सेल्फ पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो एक पॉजिटिव रिगार्ड भी पढ़ा, और पॉजिटिव रिगार्ड के बाद जो है वो लास्ट पे हमने पैटर्न्स ऑफ नोइंग को जो है वो डिस्कस किया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास थे कंपोनेंट्स ऑफ अ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, ये हमारे पास खत्म हुए। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं अभी मीटिंग। ओके, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप जो है वो कितने टाइप्स होते हैं। इसमें सबसे हमारे पास आता है सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, इंटीमेट है और थेराप्यूटिक है, तीन तरह के हमारे पास जो है वो टाइप्स है रिलेशनशिप के, ठीक है। सोशल रिलेशनशिप हमारे पास सबसे पहले आता है जो कि हमारा सोशल, यानी सोसाइटी के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप हमारे पास क्यों होता है जी, फॉर द पर्पज ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है, सोशलाइजेशन और अकम्पलिशमेंट ऑफ अ टास्क, यानी आपको एक टीम बना दिया गया है, उसके अंदर आपको एक टास्क मिल गया है, उसको आपने अकम्प्लिश करना है, तो ये हमारे पास सारा जो है ये हमारे पास आता है सोशल रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, अपने आइडियाज को शेयर करते हो, अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक दूसरे को बताते हो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, ये हमारे पास क्या है जी, सोशल रिलेशनशिप में आ जाता है, ठीक है।
और इसके बाद इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है कि अगर एक नर्स है वो क्या करती है जी, अपना मतलब शिफ्ट चेंज होने लगी है तो वो क्या करती है, क्लाइंट को हेलो हाई करती है, उसके साथ चैटिंग करती है, या मतलब कोई इस तरह के स्मॉल टॉक में जो है वो इन्वॉल्व होती है, तो ये हमारे पास सोशल इंटरेक्शन में जो है वो चीज आ जाती है। आपने मेनली ये याद रखना है कि आपका उस तरह का रिलेशनशिप जो कि पर्पज ऑफ फ्रेंडशिप के लिए हो, सोशलाइजेशन के लिए हो, कंपेनियनशिप के लिए हो, वो हमारे पास एक सोशल रिलेशनशिप है, या जो हमारे पास जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ हमारे पास सोशल रिलेशनशिप है। अब इंटीमेट रिलेशनशिप क्या होता है, जो सोशल रिलेशनशिप से जो है वो आगे की स्टेज होती है, यानी जिसमें आप जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होते हो, ठीक है, आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हो, इमोशनली कनेक्टेड होते हो, इमोशनली कमिटेड होते हो एक दूसरे के साथ, वो हमारे पास क्या आता है, इंटीमेट रिलेशनशिप, ठीक है। दोनों पार्टीज जो हैं वो बहुत ज्यादा कंसर्न होती हैं भाई, अगर किसी को किसी भी टाइम कोई भी जरूरत पेश आएगी तो हम क्या करेंगे, अपनी जो है वो हेल्प प्रोवाइड करेंगे उनको, ठीक है। अब इंटीमेट रिलेशनशिप का कहते हैं कोई भी प्लेस जो है वो नहीं होती इन द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, यानी नर्स क्लाइंट इंटरेक्शन के अंदर इंटीमेट रिलेशनशिप जो है वो नहीं पाया जाता। सोशल रिलेशनशिप थोड़ा सा हो सकता है कि पाया जाए, ठीक है, यानी नर्स जो है वो सोशली तौर पे जो है वो हो सकता है कि उसको मतलब कि उसके रिलेशनशिप के अंदर ये चीज आ जाए, थोड़ा सा सोशल हो जाना, लेकिन इंटीमेट रिलेशनशिप जो है उसकी कोई भी जो है वो प्लेस नहीं होती किसके अंदर, एक नर्स और क्लाइंट के इंटरेक्शन के दरमियान इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है थेरापेटिक रिलेशनशिप। थेरापेटिक रिलेशनशिप हमने पहले पढ़ा कि जो हमारे पास इस तरह का रिलेशनशिप होता है जो कि हम क्लाइंट की नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो है वो स्टैब्लिश करते हैं, अपनी जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, ठीक है, फीलिंग्स को आइडिया जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो आता है थेरापेटिक रिलेशनशिप। थेरापेटिक रिलेशनशिप जो है वो बेसिकली इज द प्योर फॉर्म ऑफ द नर्स क्लाइंट इंटरेक्शन। नर्स और क्लाइंट का जितना भी इंटरेक्शन होता है वो सारा हमारे पास थेरापेटिक रिलेशनशिप के ऊपर जो है वो बेस कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आपने तीन तरह के जो है वो रिलेशनशिप देख लेंगे। हमारे पास सोशल रिलेशनशिप है जो प्रॉपर फ्रेंड्स का है, फैमिली का है, सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। इंटीमेट रिलेशनशिप जिसमें हमारे पास जो है वो इमोशनल इंटीमेसी आ जाती है थोड़ी सी, ठीक है, जो इमोशनल कमिटमेंट है वो आ जाती है हमारे पास। और थेरापेटिक रिलेशनशिप जो कि नर्स और क्लाइंट का ओरिजिनल पाथ है, ठीक है, ओरिजिनल इंटरेक्शन है नर्स और क्लाइंट का, वो हमारे पास है थेरापेटिक रिलेशनशिप। तो तीन तरह के जो है रिलेशनशिप हमारे पास इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जी आपने थेरापेटिक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के जो फेजेस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेप्लो ने दी थी ये फेजेस, ठीक है, तो ये फेजेस आपने जरूर जरूर करनी है और बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। हमारे पास जो है ना वो इसके अंदर पेप्लो की फेजेस आ जाती हैं, इसमें उसने ऑलमोस्ट 3 फेजेस जो है वो बताई थी, ठीक है। एक ओरिएंटेशन की फेज थी, एक हमारे पास वर्किंग की फेज थी, और एक हमारे पास टर्मिनेशन की फेज थी, ठीक है। 3 फेजेस आ जाती हैं हमारे पास इसके अंदर। पेप्लो ने मॉडल दिया था उसके अंदर उसने कितनी फेजेस बताई थी, 3। यानी जब भी एक नर्स और क्लाइंट का रिलेशनशिप बिल्ड होता है ना उसके अंदर 3 फेजेस होती हैं। सबसे पहले स्टेज होती है ओरिएंटेशन। अब आप जुबानी जुबानी अगर सुने, आपको ओरिएंटेशन से आपके जहन में क्या आता है कि भाई ओरिएंटेशन में ये होगा कि क्लाइंट और नर्स जो है वो आपस में बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है, एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। वो अभी आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम जो है वो एग्जामिन करने की जो है वो नर्स कोशिश करेगी, ठीक है, पर्पस देखेगी कि क्लाइंट क्यों आया है, ठीक है, उसकी मीटिंग का कब कब टाइम होना चाहिए, ये सारा कुछ ओरिएंटेशन में जो है वो देखेगी, ठीक है। उसकी नीड्स को असेस करेगी, उससे क्वेश्चंस करेगी, ठीक है, और उसकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में देख सकती है, असेसमेंट करेगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है हमारे पास ओरिएंटेशन में आता है। और एक एमसीक्यू एड्रेस में आता है कि ओरिएंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ठीक है। तो आपने बताना है कि ओरिएंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि आपने क्लाइंट का जो है वो ट्रस्ट बिल्डअप करना है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन में ट्रस्ट बिल्डअप जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद जी वर्किंग फेज आ जाती है। वर्किंग फेज हम ओरिएंटेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ये जो है वो हम लास्ट पे देखेंगे टेबल, ताकि जब आपको सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ओरिएंटेशन फेज है। ओरिएंटेशन फेज बिगिन व्हेन द नर्स एंड क्लाइंट मीट एंड एंड्स व्हेन द क्लाइंट बिगिन टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स टू एग्जामिन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि क्लाइंट नर्स और क्लाइंट जो वो मिलते हैं आपस में, ठीक है, और तब तक की एंड हो जाती है जब तक मतलब प्रॉब्लम की एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें बेसिकली एस्टैब्लिश जो है वो पर्पज ऑफ मीटिंग देखते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द क्लाइंट प्रॉब्लम, क्लाइंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है, उसकी एक्सपेक्टेशंस को देखा जाता है, ठीक है। और इसमें ये सारी उन्होंने कहानी सुनाई है कि मतलब उसको पर्सनल आपने इसको स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस को देखना है, उसको आपने कंफर्टेबल रखना है, ठीक है, उसके बारे में सारा बायोडाटा लेना है, उसकी हिस्ट्री लेनी है। तो ये सारा कुछ ओरिएंटेशन फेज में जो है वो हमने करना है, ये सारा आपने पढ़ना है एक दफा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेज आती है वो हमारे पास आ जाती है ओरिएंटेशन के बाद।
ओरिएंटेशन के अंदर उन्होंने ये कुछ उन्होंने ना डिस्कशन दी हुई है, यानी क्लाइंट की और नर्स की आपस में बातचीत बताई हुई है। ठीक है, तो ये आपने जब आप रीड आउट करेंगे ना इसको, तो इसको आपने एक दफा देख लेना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो हमारे पास एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी है। ठीक है, जो ऊपर गुजरा है बेबी, कि जब भी आपने ओरिएंटेशन करनी है तो उसमें क्लाइंट आपको अपना डाटा बताता है। ठीक है, तो आपने उसको कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी मेंटेन रखनी है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे जी ड्यूटी टू वार्न। ये टर्म जो है ये आपकी की टर्म्स में भी आएगी। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि जब भी कोई होमिसाइडल इवेंट होता है, यानी जिसमें घरों में, जैसे कहते हैं कि घर में किसी ने आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है वो कोई वोलेटाइल चीज फेंक दी है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब भी कोई होमिसाइडल इवेंट जो है वो होता है और वो नर्सिंग को जो है वो मतलब कहा जाता है कि हम तुम्हें इस तरह से कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। ठीक है, तो उसको चाहिए कि वो फौरन से अपनी नर्सिंग सुपरवाइजर को जो है वो बताए। ठीक है, ताकि उसके बारे में जो है वो पुलिस को नोटिफाई किया जा सके। इसे कहते हैं ड्यूटी टू वार्न। यानी अगर फर्ज करें आपको कोई कहता है कि अगर आप इस तरह से नहीं करेंगी या इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगी तो मैं आपको इस तरह से कर दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास एक थ्रेट है। अगर कोई नर्स को जो है वो थ्रेट देता है तो नर्स को फौरी चाहिए कि वो अपनी सुपरवाइजर को बताए। ठीक है, अपने फिजिशियन को बताए, ताकि उसके उस पर्सन के बारे में जो है वो फौरन से पुलिस में या कहीं पे भी जो है उसको नोटिफाई किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्यूटी टू वार्न। ठीक है, अच्छा, सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब हमने पढ़ लिया था कि जब भी ओरिएंटेशन स्टेज होती है तो जो पेशेंट है उसको चाहिए कि वो अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा डाटा जो है वो बताए। नर्स ने उसको इस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कि वो अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो बता सके। ठीक है, ये हमारे पास ओरिएंटेशन फेज थी। ओरिएंटेशन फेज में हमने ये सारा कुछ डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड फेज आती है वो आती है वर्किंग फेज। अब वर्किंग फेज की ना दो कह लें कि आगे से ना टाइप्स होती हैं, या वर्किंग फेज के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है आइडेंटिफिकेशन का, यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा हमारे पास होता है एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में क्या होती है कि नर्स जो डाटा ले रही होती है, जो हिस्ट्री ले रही होती है, उसको देखते हुए जो क्लाइंट है उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये मसला है असल में इसको। ठीक है, तो वर्किंग फेज में वो मसला पता चलता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि एक्सप्लॉयटेशन उसकी जो कंपोनेंट है उसमें क्या होता है कि फिर वो क्लाइंट को बताती भी है कि भाई आपने इस तरह से कोपिंग स्किल्स जो है वो अडेप्ट करनी है, आपने ज्यादा अच्छे से अपना सेल्फ इमेज मेंटेन करना है, अपने बिहेवियर को अपनी इस तरह से चेंज करना है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन का वर्ड है ना, वो बेसिकली क्या है कि आपने पेशेंट की सिचुएशन जो है उसको चेंज करने की कोशिश करनी है जब उसने आपको अपनी चीजें बता दी हुई हैं। ठीक है, तो एक्सप्लॉयटेशन फेज में क्या करना है, पेशेंट को आपने चेंज करना है, उसको गाइड करना है। वर्किंग फेज के अंदर आपको ये बस दो चीजें मिलेंगी, एक हमारे पास आइडेंटिफिकेशन की फेज है और एक हमारे पास जो है वो एक्सप्लॉयटेशन की फेज है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे करके ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ट्रांसफेरेंस क्या होता है और काउंटर ट्रांसफेरेंस क्या होता है, इसका मैं आपको सिंपल सा जो है ना वो बताती हूँ। देखिए, ट्रांसफेरेंस क्या होता है हमारे पास कि अब नर्स और क्लाइंट जो है ना वो इकट्ठे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लाइंट जो होता है ना वो बेसिकली क्या करता है कि नर्स को इस तरह से समझता है कि जिस तरह से उसकी, फॉर एग्जांपल अगर तो वो छोटा बच्चा है, ठीक है, वो इस तरह से नर्स को लेगा कि जैसे उसकी कोई आपी होती है घर में तो वो उसको केयर प्रोवाइड करती है। ठीक है, यानी उसकी फीलिंग्स जो होंगी ना वो बिल्कुल उसके जैसी हो जाएंगी। अब अगर वो थोड़ा सा कह लें बड़ा एडल्ट है, वो कहेगा कि जिस तरह से मेरी बहन जो है वो मेरी खिदमत करती है, ठीक है, तो उसकी फीलिंग्स जो है वो नर्स के लिए वही होंगी। ठीक है, तो जो क्लाइंट की फीलिंग्स होती है ना नर्स के लिए एट द टाइम ऑफ के उसकी केयर प्रोवाइड की जा रही होती है। ठीक है, जिसके जरिए वो नर्स को अपनी वो वाली रिलेशनशिप जो है उसमें समझता है कि जैसे वो समझ रहा है कि ये मेरी बहन की तरह मेरी खिदमत कर रही है, इस तरह से कुछ भी। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंस, के जो क्लाइंट है वो ट्रांसपेरेंस कर रहा है, यानी जो नर्स है उसको अपने किसी बहुत अजीज रिश्तेदार की जगह पे जो है वो समझ रहा है। आप ये कह लें, सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ बिल्कुल। ठीक है, यानी एक क्लाइंट जो है वो अगर नर्स को समझता है अपने किसी बहुत रिलेटिव, करीबी जो रिलेटिव है उसकी जगह पे समझता है, उसकी जैसी फीलिंग्स उसके अंदर आती हैं, तो वो हम कहते हैं ट्रांसपेरेंस। ठीक है, अब क्या होता है कि नर्स और क्लाइंट का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा लंबा होता है, यानी काफी, अगर कोई इसको बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग कोई बीमारी लगी हुई है तो काफी देर तक वो आपस में साथ रहेंगे, तो उससे क्या होता है कि जो नर्स होती है वो भी उसी तरह का रिलेशनशिप अगर बिल्ड करती है अपने क्लाइंट के साथ, तो उसको हम कहते हैं काउंटर ट्रांसफेरेंस। ठीक है, ट्रांसफेरेंस में क्या होना है, क्लाइंट ने जो है वो समझना है, अपनी फीलिंग्स को जो है वो बिल्ड करना है नर्स के लिए। ठीक है, और काउंटर ट्रांसफेरेंस में क्या होता है कि नर्स अगर आइडेंटिफाई करती है क्लाइंट को कि भाई नर्स भी समझते हैं कि जिस तरह मेरा बड़ा भाई है तो उस तरह से मैं इसकी खिदमत कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास काउंटर ट्रांसपेरेंस हो जाता है। ठीक है,
आपने इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इसके बच्चों को समझ नहीं आती है असल में ट्रांसपेरेंस और काउंटर ट्रांसपेरेंस होता क्या है। ट्रांसपेरेंस होता है नर्स, जब क्लाइंट जो है वो नर्स को कुछ समझ रहा है, और काउंटर ट्रांसपेरेंस जब नर्स जो है वो क्लाइंट को कुछ भी समझ रही है। लास्ट में हमारे पास टर्मिनेशन फेज आ जाती है, ये हमारे पास रेजोल्यूशन फेज होती है, इसको हम टर्मिनेशन फेज कहते हैं। हमारे पास फाइनल फेज होती है, जिसमें क्या होता है कि क्लाइंट की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो चुकी होती हैं, ठीक है, और उसका मसला जो होता है वो बेसिकली खत्म हो चुका होता है। अब टाइम होता है कि भाई एंड कर दो इस रिलेशनशिप को, ठीक है, थेरापेटिक रिलेशनशिप को एंड करने का टाइम होता है। तो ये क्लाइंट, कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो मतलब बच्चे जिस तरह से होते हैं वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं रिलेशनशिप के अंदर, और उनका जो है वो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए कि वो इस रिलेशनशिप से बाहर आ सकें, लेकिन एट द एंड जो है वो इस रिलेशनशिप को आपने खत्म करना होता है। तो टर्मिनेशन में ये रिलेशनशिप हम खत्म कर देते हैं और क्लाइंट जो है वो अपने घर की तरफ चला जाता है। तो 3 फेजेस हमने पढ़ी हैं, ओरिएंटेशन, वर्किंग और टर्मिनेशन फेज। ये हमारे पास पेप्लो की 3 फेजेस हैं। अगर आप अपने पास से लिखें तो वो भी बेस्ट है, बुक की कुछ वर्ड्स और कुछ टर्म्स यूज करके लिखें तो वो बहुत बेस्ट है, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो है ये छोटा सा एक टॉपिक है कि अवॉइडिंग बिहेवियर, किस तरह का बिहेवियर आपने अवॉइड करना है अपने रिलेशनशिप में। ये ना हो कि आपका वो रिलेशनशिप थेराप्यूटिक ना रहे, बल्कि वो कोई इंटीमेट रिलेशनशिप बन जाए या वो कोई और तरह का रिलेशनशिप बन जाए, यानी प्रोफेशनलिज्म से आप गिर जाए। इस तरह से आपने कभी नहीं करना। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे आपने बचना है अपने ड्यूरिंग कैरियर, ठीक है। अपने इस करियर में आपने कौन कौन सी चीजों से बचना है। इनअप्रोप्रिएट बाउंड्रीज, यानी क्लाइंट की भी कुछ बाउंड्रीज फिक्स हैं, नर्स की भी कुछ बाउंड्रीज फिक्स हैं, ठीक है। ना नर्स ने अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करना है और ना ही क्लाइंट को चाहिए कि वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज आती है फीलिंग ऑफ सिंपथी, ठीक है। फीलिंग ऑफ सिंपथी एंड इंकरेजिंग क्लाइंट डिपेंडेंसी, यानी आप क्लाइंट के साथ कहते हैं कि इम्पथी करें, ठीक है। ये ना हो गया आप बाद में आपकी एम्पैथी जो है वो आपकी सिंपैथी में चेंज हो जाए। क्या एम्पैथी तक अपना रिलेशनशिप जो है वो ठीक है रखें, ठीक है। आप क्लाइंट के लिए जो है वो बुरा महसूस करें, ठीक है, लेकिन ये है कि आप क्लाइंट के साथ रोने ही बैठ जाए, इस तरह से नहीं आपने करना। और आपने क्लाइंट की जो है वो डिपेंडेंसी को डिपेंडेंसी, इंकरेजिंग क्लाइंट डिपेंडेंसी, यानी आपने क्या करना है, उन्होंने कहा कि जब नर्स का बिहेवियर इज रूटेड इन सिंपैथी क्लाइंट फाइंड इट इजियर टू मैनिपुलेट द नर्सेस फीलिंग, यानी कहते हैं कि जब मतलब आप ज्यादा उनके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, फिर क्लाइंट अपना बिहेवियर ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने इन चीजों से जो है वो क्या करना है, अपने आप को बचाना है थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास यहाँ पे चीज आती है कि ना, क्या आपने क्लाइंट को जो है वो बचाना है कि वो अपने ऊपर जो है वो ज्यादा डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, आपके ऊपर इतना ज्यादा जो है वो डिपेंडेंट ना हो। सिर्फ प्रोफेशनल बिहेवियर के लिए आपके ऊपर डिपेंड करे, मेडिसिन के लिए डिपेंड करे, लेकिन टू मच डिपेंडेंसी से जो है वो अपने क्लाइंट को बचाना है। नॉन एक्सेप्टेंस एंड अवॉइडेंस, इस चीज से आपने जो है वो बचाना है कि जो बिहेवियर है वो क्लाइंट का एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। और क्लाइंट का बिहेवियर अगर ज्यादा अनएक्सेप्टेबल हो रहा है या इस तरह से हो रहा है कि आप मतलब अनबियरेबल है, तो आप उसको जो है वो फौरन से मतलब उसको वार्न करें और उससे जो है वो अवॉइड करना स्टार्ट करें, ठीक है। नॉन एक्सेप्टेंस एंड अवॉइडेंस। उसके बाद हमारे पास जो कुछ चीजें हैं बस लास्ट पे क्या है जी, रोल ऑफ द नर्स इन अ थेरापेटिक रिलेशनशिप। जब एक नर्स थेरापेटिक रिलेशनशिप में होती है तो आप कौन कौन से रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। नाम आपने अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। टीचर सबसे पहले, कि वो एक टीचर के तौर पे काम कर रही होती है, क्लाइंट को जो है वो सारा कुछ बता रही होती है, ठीक है, गाइड कर रही होती है, तो वो एक मेंटोर होती है क्लाइंट की, ठीक है। केयर गिवर होती है, ठीक है, उसको केयर प्रोवाइड कर रही होती है, सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है, वो केयर गिवर होती है। एडवोकेट होती है, क्लाइंट की जो है वो एडवोकेसी करती है, ठीक है, फिजिशियन से जो है वो चीजें लेके आती है, उसको बताती है, तो ये हमारे पास उसकी एडवोकेसी जो है वो करती है, ठीक है। इसके अलावा पेरेंट सरोगेट आ जाता है एक हमारे पास, ये कि जब एक क्लाइंट जो है वो चाइल्ड लाइक बिहेवियर शो करता है, तो फिर जो नर्स होती है वो उसको डिफरेंट, जिस तरह सरोगेट यानी वो उसकी जैसे घर वाली एक जो है वो केयर प्रोवाइड की जाती है, उस तरह से केयर प्रोवाइड करती है, उसको फीडिंग करवाती है, उसको बाथिंग भी जो है वो करवाने का काम जो है वो करती है, तो ये हमारे पास एक सरोगेट का काम भी जो है वो करती है, ठीक है। तो ये कुछ रोल्स हैं जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक सो बस इतना ही है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर इतना ही है। आप लोग इसके एमसीक्यूज फटाफट मार्क कर लें, ठीक है। इसके अंदर आई थिंक सो पता नहीं एमसीक्यूज दिए हुए भी हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना इसके अंदर बिल्डिंग ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट इन, जब ट्रस्ट बिल्ड करना है वो किसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है जी, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। यानी ट्रस्ट बिल्ड करना मैंने आपको पहले भी बताया था, ओरिएंटेशन फेज के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स दैट प्रोवाइड अ पर्सन विद हिज और हर कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, ये हमने अभी भी पढ़ा बिल्कुल,
कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, वो कौन सी चीज होती है, वो हमारे पास क्या होती हैं, वैल्यूज होती हैं, ठीक है। आइडियाज दैट वन होल्ड्स एज ट्रू, ये हमने बिल्कुल अभी भी चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है कि कुछ इस तरह के हमारे आइडियाज होते हैं जिनको हम ट्रू कंसिडर करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं जी, हमारे बिलीव्स होते हैं। चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, आपको खुद सॉल्व करने चाहिए वैसे। द इमोशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाय विच वन सीज द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय, ये भी हमने पढ़ा अभी अभी कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हम क्रिएट करते हैं, जिसको दुनिया देखती है, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं जी, एटीट्यूड्स। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ वन वाला, द क्लाइंट टेल द नर्स माय बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इज ट्राइंग टू डील विद द डाइवोर्स, वो कहता है कि मेरी बड़ा मसला सबसे ये है कि मैं अभी जो है ना वो डाइवोर्स से डील करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डिडंट वांट अ डाइवोर्स एंड आई स्टिल डोंट, ठीक है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहती कि मैं मुझे डाइवोर्स हो, बट इट इज हैपनिंग एनीवे, लेकिन फिर भी मतलब वो उसका कह लें हस्बैंड इस तरह का कि उसने देनी देनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स बाय द नर्स विल कन्वे एम्पैथी, कौन सी चीज जो है वो नर्स की तरह से शो करेगी कि वो एम्पैथी को शो करेगी, ठीक है। अच्छा, एम्पैथी है मतलब कि हमने क्लाइंट की जगह पे जो है वो ओके सुना। कैन यू टेल मी अबाउट इट, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकती हैं। ये सिंपैथी है। आई एम सो सॉरी, नो वंडर यू आर अपसेट, सिंपैथी की कंडीशन है। साउंड्स लाइक इट हैज बीन अ डिफिकल्ट टाइम, कहते हैं वाकई मैं महसूस कर सकती हूँ कि ये जो एक डिफिकल्ट टाइम है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपैथी की कंडीशन होता है कि हमने क्लाइंट की जगह पे होके हमने देखना होता है कि हाँ वाकई एक डिफिकल्ट टाइम है। चार्ली ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा, ठीक है जी। तो ये आपका आज का जो था लेक्चर था। नेक्स्ट कुछ ऐसे क्यूज होते हैं जो आप मुझसे भी सॉल्व कर सकते हैं।